वेलकम टू स्टॉलवर्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टॉलवर्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे स्टॉलवर्ट हैं एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी और प्रेरणा स्रोत। He fought the 1971 war and later chose to fight unemployment. हजारों युवाओं और महिलाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार दिया। He also built a security company, a training center and an old age home. उनका काम बोलता है, शब्द नहीं, सेवा ज्यादा। प्लीज वेलकम अनिरुद्ध सिंह, अ ट्रू स्टॉलवर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभिनंदन करते हैं सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। आपने झारखंड के एक रूरल एरिया में जन्म लिया था, तो वहां से आपके बचपन कैसे शेप हुआ? क्या प्रेरणाएं थी उस टाइम पे? कैसे हुआ सब शुरू? देखिए, बचपन में बिल्कुल मेरा गांव जो है बिल्कुल ही बैकवर्ड, जिसको कहते हैं आज के दिन में, पिछड़ा गांव है। मेरे आंगन में कीचड़ हुआ करते थे, सड़कें नहीं थी, इस तरह से गांव था। हम लोग भैंस पाला करते थे, मैं भैंस चराया करता था। अरे कभी लालू जी के बारे में सुनते हैं कि वो भैंस की पीठ में जाके, तो मैं भी याद करता हूँ कि मैं भी भैंस की पीठ पर छाता ओढ़कर किताबें पढ़ा करता था, तैयारियां करता था। तो उस परिवेश में मेरा भरण पोषण हुआ, पालन पोषण हुआ। लेकिन प्रेरणा स्रोत हमारा ही रहा, मेरे पिताजी रहे। वो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और एक बार तो साधुओं के साथ में वो घर छोड़कर भी चले गए थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षा दी कि मैं उससे ही प्रेरित हुआ। और अच्छा। आगे तो ऐसा परिवेश था कि उस जमाने में टीवी वगैरह या रेडियो नहीं होते थे, घर में नहीं होते थे। 60s की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग आसपास के गांव में किसी के घर में रेडियो होता था, ट्रांजिस्टर नहीं, उसके अगले फेज में ट्रांजिस्टर आया, तो उसको सुनने के लिए हम लोग जाते थे। जी। उस समय ऐसा होता था कि जैसे 1964 की टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो उसके बारे में आता था, हमारी टीम भाग लेती थी हॉकी की, तो हम उसको सुनने जाते थे, आज हमारा क्या होगा। तो उससे प्रेरित होकर हम गांव में स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी करने लगे। अच्छा, कहीं से स्रोत बचपन में लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ना वगैरह। 4 साल के बाद में मैक्सिको ओलंपिक आ गया, तो वहां जो 100 मीटर की दौड़ जो जीता, कोई अफ्रीकन था, याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा, जो कॉलेज में पढ़ता था, कि वो रोज बालू में दौड़ा करता था। तो मैं भी बालू ढूंढ के दौड़ने लगे। कुछ नहीं था, कोई उद्देश्य हम नहीं जानते कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन इसी तरह प्रेरणा स्रोत रहे, स्पोर्टिंग बहुत रहे। स्कूल में बहुत सारे जीतते थे। मुझे याद है अपने जीवन में ये भी अचीवमेंट मेरा, 14 प्राइज मैं स्पोर्ट्स में जीता था अपने स्कूल में। स्पोर्ट्स के अलावा आपने पढ़ाई में काफी टॉप किया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपने टॉप किया है। अब हम पीएचडी भी ले लें, जिसमें आप स्किल डेवलपमेंट में आपने पीएचडी की हुई है। आपने बहुत सारी फील्ड्स में सेल्स एंड मार्केटिंग भी किया हुआ है। आपने बीए के बाद आप रुके ही नहीं, हर फील्ड में आपने टॉप करना था। तो उसके लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती थी? हमेशा से कुछ बड़ा करने का आपका सपना था? देखिए, सचमुच में स्पोर्ट्स में ही नहीं, मैं पढ़ने में भी आ गया था। अपने स्कूल में, मैंने गांव का स्कूल था, टॉप किया जी। तो उस जमाने में आज की तरह 99% ऐसा मार्क्स आते नहीं थे, बहुत कम आते थे। 86% करीब लाए थे। लेकिन मैं अपना स्कूल में टॉप किया, और मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन हो गया। अच्छा। कुछ भी नहीं था, गरीबी की अवस्था में थी। पिताजी भी इधर उधर करके बोले कि एडमिशन ले लो, तो हमने ले लिया और वहां पढ़ने लगा। हॉस्टल में हम रहते थे, और वहां एनसीसी में थे ज्वाइन किए हुए। तो उस समय एयर एनसीसी को भी देखने का मौका मिला, तो पता नहीं दिल में कुछ आया कि हम भी कुछ देश के लिए करें। तो एक एडवर्टाइजमेंट जैसे निकला, हम उसमें चले गए, चुनाव में उसमें पास हो गए। फिर उसमें चूंकि बिहार था, तो पटना में रिक्रूटिंग ऑफिस एयरफोर्स का था जी। वहां चले गए, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए। उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये ऑफिसर ग्रेड है या ये नॉन ऑफिसर ग्रेड है या एयरमैन सीधे बनेंगे, उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन जुनून था। तो आपने मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन करी क्योंकि वो जुनून बिल्कुल आगे बढ़ता ही रहा आपका। तो आप 1971 वॉर में भी थे, उसके बारे में बताइए। इंडियन एयरफोर्स में जब आप आए, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, क्या सीखा वहां से आपने? ये बहुत कुछ जल्द ही हुआ लगता है, क्योंकि
9 जनवरी में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया जी और ट्रेनिंग जैसे समाप्त हुई बैंगलोर में, जी अब पहला पोस्टिंग मेरा आगरा आ गया और 69 तो मान लीजिए 1 साल तो ट्रेनिंग में ऐसे गुजर गया। जी 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 आए ही थे कुछ दिनों के बाद में ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा हाँ कॉन्फ्लिक्ट जी शुरू हो बिल्कुल गया। हाँ तो उस समय इतना यंग था, पता नहीं क्यों मुझे गांव परिवेश का था, तो मुझे डर तो लगता ही नहीं था। लोग बहुत डरते थे, युद्ध के समय में ऐसा होगा, सायरन काफी बजता था। डेयरिंग आप हाँ, डरिंग सब हम्म, ट्रेंच में चले जाते थे। मैंने देखा ट्रेंच में जाके कुछ महिलाएं जो है रोती थी डर से। ऊपर अच्छा एयर अटैक होता था तो हमारे उस समय एक एक गन होता था, उससे ज्यादा कुछ और था नहीं। फायर करते थे मारने के लिए रात को। जी 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 तो मुझे डर नहीं लगता था, बड़ा आनंद हम्म आता था। जैसे मुझे ये अभी भी आज के दिन में भी मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, आज मरना होगा तो मरेंगे, कुछ नहीं, लेकिन बहुत तो जुनून कोई था। ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आपको अब याद हो मिलिट्री के टाइम पे जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए वैसे रिस्क का तो कुछ नहीं रहा, लेकिन आनंद का है, जैसे मैं कर सकता हूँ इसको। जी 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 3 दिसंबर की रात को वहां जब आगरे में एयर अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जी तो ये शाम शाम को हुआ हम्म और शाम को हुआ तो हमारे किसी एयरपोर्ट कोई डैमेज ही नहीं हुआ और वहां पर बॉम्बर हैं, जी उस जमाने में रहते थे। जी न उन लोगों ने टेक ऑफ किया, न कहीं नहीं, शांत 8 बजे रात तक कुछ भी नहीं। शाम हो गई, हम बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये लोग क्यों नहीं उड़ रहे हैं, पायलट लोग उनको इतना जोश होता है ना। एक होता है ओआरपी, ऑपरेशनल रेडिनेस पॉइंट, जो रनवे के कोने में होता है, वहीं सारे पायलट होते हैं और दौड़ के 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करके उड़ जाना पड़ता है। तो ये स्थिति थी। एक इमरजेंसी मैसेज आता था, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता था, 5 फ्लैश मैसेज आता था 5 मिनट्स में। वो सब नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, क्या चक्कर है, और आ जाएगा तो। फिर दोबारा पाकिस्तान के फ्लाइट आ गए। पाकिस्तान ने ये सोचा उस जमाने में कि अब ये उड़ नहीं पाए किसी एयरफोर्स से, एयरबेस से, क्योंकि सबको हमने ध्वस्त कर दिया है। उनकी एक सोच थी। जब वो पुनः आए रात को, तो हमारे करीब करीब सारे एयरबेस से, मतलब आगरा, ये जोधपुर ले लीजिए, पठानकोट ले लीजिए, श्रीनगर ले लीजिए, या आदमपुर ले लीजिए, या वहां पुणे तक, इस क्षेत्र में सारे एक साथ टेक ऑफ कर गए। और उनके जितने फ्लाइट आसमान में थे, उस जमाने में ये होता था कि उनकी एक इंडोरेंस होती है फ्यूल की, वहां आते हैं और गिरा के चले गए तो जाना ही है, नहीं तो वो आपको क्रश कर जाएंगे, उतने फ्यूल खत्म हो जाएगी। तो वो पाकिस्तान जब लौटने लगे तो उस समय हम जानते थे, पायलट लोग बताते थे कि गालियां एक दूसरे को देते रहते हैं वो आरटी में, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में। तो उन लोगों ने बोला चल पीछा किया, अब बॉम्ब इनके पास है, मिसाइलें सब है। अब वो उतर नहीं पा रहे, उस समय इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उतना सशक्त नहीं था। जब तक रनवे की लाइट ऑन नहीं करेंगे तब तक वो लैंड नहीं कर पाएंगे। तब पाकिस्तान के वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑन करो तब हम उतरेंगे, फ्यूल खत्म हो गया। वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पीछे शत्रु का जहाज है, तुमको मार देगा, ऑन करोगे तो रनवे देखेगा। हमारा रनवे तो वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन उसको उतारने के चक्कर में यदि वो रनवे की लाइट ऑन करते हैं तो हमारे पायलट उसको देखेंगे कि दिस इज द रनवे, और न केवल उनके रनवे को मारेंगे, लेकिन उस जगह मारेंगे जो उनका एयरक्राफ्ट उतर रहा है, दोनों डैमेज होंगे एक साथ, या उससे पहले रनवे को डैमेज कर देंगे तो इसका फिर उतर नहीं पाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। अच्छा आपको बता दूं, एग्जैक्टली हुआ। 2-3 हमारे लौट के नहीं आए, उसका ओहो अफसोस है, लेकिन करीब करीब सभी एयरपोर्ट पाकिस्तान के 3 दिसंबर की संध्या 8 से 9 बजे के बीच में सभी ध्वस्त कर दिए गए थे। 4 तारीख को पाकिस्तान का कोई लड़ाकू जहाज टेक ऑफ कर ही नहीं पाया, उड़ा ही नहीं। और 4 तारीख को सुबह हंटर ने कराची में अटैक किया। तो ये डेयरिंग होने के साथ साथ भावुकता का भी एक अंश रहा है आपकी मिलिट्री की लाइफ में, जो परमवीर चक्र उपाधक लेट श्री एल्बर्ट एक्का एल्बर्ट। के जो उनका जो सॉइल था, उनकी जो वाइफ थी, वो आपने उनको 2 दिन में ला कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से वो ट्राई कर रहे थे, उन्हें वो नहीं मिल रहा था, वो जो उनकी मृत भूमि का जो मिट्टी है, तो वो आपने एक तरह की भावुकता दिखाई उस वक्त, आपने कुछ कर गुजरने की वो चाहत थी उस वक्त। तो तब एक तरफ से आप डेयरिंग भी हैं, एक तरफ से आप कुछ कर गुजरना चाहते थे, किसी के लिए
सेवा भाव से या कह सकते हैं किसी के दर्द को अपना लेना, उस तरह का जो आपके अंदर एक था, वो आपने कैसे, वो उस चीज की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा ऐसा है कि मैं गुमला, बेसिकली गुमला जिले का रहने वाला हूँ। हम्म। तो गुमला जिले में ही परमवीर अल्बर्ट एक्का का गांव है, जारी गांव का नाम है। तो ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग अगर आज के दिन में कार वगैरह से जाते हैं, 4 व्हीलर से, तो ये करीब करीब आधा घंटा में पहुंच जाते हैं, इतनी ही दूरी है। तो उसके लिए जब वो शहीद थे 71 की लड़ाई में, जब मैं 71 में था ही, और हमारे पास का एक आदमी शहीद हो गया और उसको परमवीर चक्र मिला, और प्रथम रात जो लड़ाई की रात थी, 3 दिसंबर की गंगा रात को ही, सागर नाम की हाँ जगह पे। हाँ, गंगा सागर का युद्ध हुआ था, जी जी जी। जो बिल्कुल पाकिस्तान पूर्वी, अभी तो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर अगरतला के पास है। जी जी जी। एक मेरा ख्याल है उसका नाम है धुलकी, गांव का नाम है, वहीं पर गंगा सागर है। ये शहीद हुए वहां, इनकी वीरता का तो अभी क्या बखान करूं। तो आप उसी से तो चूंकि प्रेरित उनके गांव में मैं प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया करता था। अच्छा अच्छा। ये 20 साल तक मैं मना चुका था। जी उनके जी गांव जी में जी। 3 दिसंबर को हम ही ऑर्गेनाइज करते थे शहीद दिवस, अच्छा अच्छा मेला अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक तो वो प्रेरणा थी कि अल्बर्ट एक्का तो हमारा परम, इसी कारण से अल्बर्ट एक्का के रेजिमेंट के एक जनरल साहब है, लखनऊ में अभी है, रिटायर्ड है, मानवेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह, उनसे मैं बहुत क्लोज हो गया था। अच्छा। कि वो बोलते थे, अरे क्या हाल है, ऐसे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ, कुछ ऐसी ऐसी बात बीच बीच में होती थी। तो इधर बलमदीना एक्का जो वीर नारी जी अल्बर्ट एक्का की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, जी जी जी। उनकी इच्छा, वो क्रिश्चियन है वो लोग। तो क्रिश्चियन होने के नाते उनको ये होता है कि मेरे पति की मिट्टी अगर मेरे कब्र में मिला हाँ दी जाए, हाँ हाँ तो हाँ। वो इच्छा होती है। जी 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 तो जी उन्होंने इच्छा जाहिर की, तो आदिवासी नेताओं ने कुछ लिया, उनसे लिखा कर ज्ञापन, जी। और चीफ मिनिस्टर को हैंड ओवर कर दिया कि परमवीर अल्बर्ट एक्का की पत्नी की ये अभिलाषा है कि उनके परमवीर एक्का परमवीर अल्बर्ट एक्का की जो मिट्टी है, जहां उनको दफनाया गया है, वहां की मिट्टी, पवित्र मिट्टी लाकर इनको दिया जाए ताकि अपने कब्र में रखें। तो मुख्यमंत्री को उन लोगों ने सौंप दिया। तो एज यूजुअल जो सरकार का रवैया होता है, इसको भेज दो डिफेंस मिनिस्ट्री को, देखेंगे। तो एक से या वो जो पास तो ऑन करते रहे भाषण करते रहे, तो जी। वो रोज थोड़ा सा न्यूज़पेपर में आता था। आता रहा। अच्छा। तो 2-3 दिन आया कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको ये कह दिया है, होम में भेज दिया है, जी जी जी। क्योंकि बॉर्डर की देखरेख बीएसएफ में, होम मिनिस्ट्री के अंडर है, बीएसएफ करती है। तो इसमें क्या हुआ, मैं सोचा 2-3 दिन तक देखा, तो मैं अपने लड़के को बोला इसको मिला दो 2 दिन में, तो मेरे आप ले को मैं कॉन्फिडेंस था। अच्छा। इसी बीच में मैंने बात कर ली थी जनरल साहब से, जी जी सर जी यहाँ, अरे है वो तो वहां पर है, वैसा है वैसा है, वो बोले थे। जी जी मैं जी बोला सर मंगा सकते हैं? हाँ मंगा सकते हैं, तुरंत बोलोगे तो भिजवा देंगे। जी जी जी। तो मैंने उनको फोन किया, किसी से बात है, हम कल भिजवा देते हैं। बोला कैसे सर? बोला बीएसएफ के अंडर है, बीएसएफ में मेरे भाई बीएसएफ में ही है, लेकिन वो दूसरी जगह पोस्टल नहीं, वहाँ आईजी को अभी वो बता देते हैं, या मैं बता देता हूँ। जी। उनका फोन नंबर बताया, उनका ही मेरे पास में फोन आया, अच्छा आईजी साहब का, अच्छा 10 मिनट के अंदर, कि अनिरुद्ध जी आपके बारे में जानकारी भी, अल्बर्ट एक्का के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनकी मिट्टी चाहिए, तो मैं कल भिजवा सकता हूँ। मैं बोला सर अगरतला से कैसे आएगी रांची कल? बोला फ्लाइट से भेजूंगा। तो फ्लाइट तो डायरेक्ट है नहीं, बोला मैं कलकत्ता भेजूंगा, हमारा बीएसएफ का जवान जाएगा लेकर। उसको खुदवाते हुए, उसको फिल्म बनाकर, वीडियो बनाकर, और एक आदमी लेकर कलकत्ता आया। तो अब मैं सोचा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर बता दूं कि मैं मिट्टी ला रहा हूँ, मिट्टी को कौन विश्वास करेगा कि ये लाया है, जब सरकार ला नहीं पा रही। तो मैंने मीडिया को बता दिया। तो मीडिया में भी बहुत कंपटीशन होता है, आपको पता है। वो बोला दूसरे मीडिया को मैं नहीं बताइएगा। तब प्रभात खबर बहुत काफी उसका सर्कुलेशन है, बंगाल में 3-4 जगह से अभी निकलता भी बहुत है है, उसमें। अभी बहुत है। तब प्रभात खबर को मैं बोला कि देखो मैं मिट्टी ला रहा हूँ, और ये कॉन्टेक्ट नंबर आईजी का है, उनसे बात कर लो, ये जनरल साहब का, उनसे बात कर लो, बट आई एम ब्रिंगिंग इट टुमारो। ओके अच्छा ठीक है, ओके। इट इज कंफर्म। तो उन लोगों ने बात किया, तो वो पहले उनको भी आश्चर्य लगा, कैसे आप मंगा सकते हैं, सरकार नहीं मंगा पा रही अभी तक, इतना टाइम ले रहे। मैं मंगा देता हूँ ना, हो गया। तो इन लोगों ने एज ए विटनेस से जो बोलिए, कलकत्ता एयरपोर्ट में भी रिसीव करने के लिए मीडिया वाले ही थे। फिर उसका ट्रेन से भेजा रांची के लिए, उसमें भी सीट वगैरह में बैठा कर सब रेलवे स्टेशन तक वीडियो की। लेकिन
अर्ली मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में हेडलाइन आता है प्रभात खबर में, परमवीर अल्बर्ट की पवित्र मिट्टी आज रांची पहुंचेगी। उसके घर में आता जाता था और उसकी एक अभिलाषा हुई कि मिट्टी आ जाए, और मैं सक्षम था वो करने के लिए, और मैं भी किसी काम को चैलेंजिंग वे में लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया। और बहुत अच्छे ढंग से मैंने मुख्यमंत्री को कलश में मिट्टी रखकर हैंडओवर किया। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा इसको आप, वो था 30 नवंबर, अच्छा। 3 दिसंबर आने में 4 दिन समय था। ये बोले कि आप पुनः उसी अपने पास ही रखिए, और इसको रथ में इसको लेकर हम लोग रांची से उनके गांव तक जाएंगे। और रथ की तैयारी डिप्टी कमिश्नर वगैरह का ऑर्डर दे दिया गया, रथ बनाया गया, रथ में मिट्टी लेकर और चले। और देखिए उस सबसे मुझे जो बहुत ही मैंने प्रेरणादायक और भावुकमय होगा वो ये कि 1971 में मरे हुए कितने दिन हुए, लगभग 50 साल से थोड़ा ये कम हो रहा था, लेकिन जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना, पूरे रास्ता जो करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है रांची से, तो दोनों तरफ नर नारी, छोटे बड़े बूढ़े, और सब अल्बर्ट का अमर रहे, भारत माता की जय, ये नारे लगाकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। पूरी उस समय में ज्यादा भावुक हो जाता था। एक शहर जो गुमला शहर से जाना था, तो सारे क्रियाकलाप, कोर्ट कचहरी सब बंद हो गया था उस समय, सिर्फ एक मिट्टी जा रही थी। तो ये मुझे महसूस हुआ कि देश में अभी भी लोगों में, देश के लोगों में, भारतीयों में अभी भी ये भक्ति भावना देशभक्ति है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति का एक अलग ही रूप है, ये अलग ही रूप है। सर, न्यू मिशन आपका, जैसे आपने आर्मी के बाद आप रुके नहीं, मिलिट्री सर्विस से आपने 1984 में वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले ली, उसके बाद आपने एंटरप्रेन्योरशिप के टूवर्ड्स अपना कदम रखा, आपने एक बिजनेस चलाया, आपने एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम देखी, शायद बेरोजगारी की। तो आपका ये जो सफर रहा है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों शुरू करी, आपको क्यों लगता था ये जरूरी है? आपने अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी भी खोली, इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत जगहों पे नौकरियां भी की हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों स्टार्ट करी? क्या आपको लगा कि क्यों करनी चाहिए ये? देखिए, इसके पीछे तो जो मूल भाव था वो था एक सर्विसमैन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। इसीलिए 1990 में हमने एक संस्था बनाई, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ। वैसे उस समय बिहार था, इसलिए उसका नाम था बिहार भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ। डीजीआर ने उसको मान्यता दे दी। अब उसके जो उस समय एकदम प्रारंभिक दौर था, मुझे लगता है प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का बिल्कुल प्राइवेट दौर था, और मैं दिल्ली से ही रिटायर हुआ था। तो मैं रिटायरमेंट के बाद में सोचता था फौजियों के लिए कुछ करूंगा, तो डीजीआर ऑफिस जाता था मैं, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट। अभी ये आरकेपुरम में है, लेकिन उस समय उद्योग भवन के पास ही थे, एक झोपड़ी नुमा, उसमें जाते थे। तो बोला यार पॉलिसी बन गई एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर्विसमैन लोग ये लो। तो एक मुझे उन लोगों का वेज रेट दिया था, मुझे याद है 1045 रुपया उस समय। 1045 रुपया में वो नौकरी करेंगे एक सर्विसमैन। तो ये मेरे को वो लगा नहीं। अब इधर आया, जब सिविल लाइफ में आ गया, तो लोगों ने कहा कि भाई हमको एक सर्विसमैन की जरूरत है, पता नहीं क्यों, हमको दो हमको दो हमको दो। तो बहुत मांगने लगे, तो मैंने यही संस्था के थ्रू देने लगा। इसके बायलॉज में तो एक्चुअली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन था, एक क्लॉज जोड़ दिया कि इससे जो भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो हम एक सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स के लिए हम वेलफेयर में लगाएंगे। अच्छा अच्छा। तो वही हम करते थे। अच्छा। हम लोग कोई तनख्वाह सैलरी कुछ नहीं लेते थे। एक टीम बनी थी 7 एक सर्विसमैन लोगों की, और बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता गया, बुला के देते थे, एक सर्विसमैन का है आप ले लो, एक सर्विसमैन का लो, नो टेंडर। तो ये मैं चलने लगा। तो बाद में जैसे बहुत 3000 करीब फौजियों को मैंने नौकरी दे दी। तो समाज सेवा की भावना आपके अंदर तब भी उतनी ही ज्यादा थी? तभी उसी माइंडसेट से आपने अपना काम शुरू किया कि एक सर्विसमैन की थोड़ी सेवा हो जाएगी। देखिए, एक वहां पर
जवान भवन सह सैनिक बाजार रांची में बना है। हम्म। उसका निर्माण में भी मेरा बहुत योगदान रहा। उसके बाद में वहां उसका उद्घाटन करने के लिए जिया लाल आर्या, एक गृह सचिव थे बिहार के, वो उनको बुलाया गया क्योंकि वो गृह विभाग में ही होता है सैनिकों का कल्याण। उस दिन मैंने 75 सिलाई मशीन बांटी थी विंडोज की नीचे। अच्छा, हमारे बहुत इसी अच्छी बात है। तो जैसे मैं बोल रहा था शेविंग मशीन बांटा 75। जी। उस दिन वो काम किया था, लेकिन हमारा पता नहीं घर से ऐसा कुछ है ना हमारा। हम अभी वही बात हो रही थी चेयरमैन साहब से कि खूब बांटते ही बांटते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो आगे आगे बोले मैं स्कॉलरशिप शुरू किया बच्चों के लिए, मैं विडोज लोगों के लिए पेंशन क्या आर्थिक सहायता, मैं जितने एक सर्विसमैन की बेटियों की शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट शुरू किया और चेक दे देते थे, सब देते थे हम लोग। फिर उनके घर भी जाना शुरू किए, अच्छा, वगैरह वगैरह बहुत किया। और आखिरी में इस पॉइंट को देखिएगा तो यही कहूँ कि मैंने एक सर्विसमैन लोगों के लिए मैंने रियलाइज किया कि आज के दिन में तो किसी का बेटा अमेरिका में है, बेटी शादी होकर चली जाती है, 2 मियाँ बीवी रह जाते हैं बूढ़े बूढ़ी, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। अगर उसमें एक गुजर गई तो दूसरे का बहुत कष्टप्रद जीवन है। तो इसके लिए मैंने आश्रम खोल दिया है, अच्छा, वानप्रस्थ सैन्य आश्रम फौजियों के लिए। अच्छा, अच्छा। और यहाँ आने से 2 दिन पहले 2 लोग, एक कानपुर से और दूसरे कहाँ से उनको याद नहीं है, वो 2 लोग पहुंचे हैं परसों। सर, लेकिन एक बिजनेसमैन तो अपने फायदे के बारे में सोचता है, बिजनेस में उसको बढ़ोतरी हो, उसका फायदा हो, पैसा ज्यादा कमाए। आपके अंदर ये सेवा भाव हमेशा रहता है, दूसरों को पहले रखते हैं, शायद ऐसा मेरा मानना है, आपसे बात करके लग रहा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक एक बिजनेसमैन का माइंडसेट वो कैसा रखते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ, मैनेजमेंट में हूँ, जी, बिजनेस का मुझे पता है, जी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर धार्मिक पुस्तकों को कुछ आध्यात्मिक तरफ सोचता हूँ तो दो सिद्धांत है मेरे जीवन का। जी। एक जैसे ज्ञान है, अब जितना भी देंगे वो कम नहीं होगा, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। जी, जी, दान है, अब देंगे वो कम नहीं होगा। जी। अभी मैं तुरंत थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, मेरा एक पेंशन का बैंक अकाउंट है, मैं बहुत खर्च करता हूँ, बावजूद वो कभी कम हुआ ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आएगा क्या होगा। सही बात है। अच्छा, दूसरा, मैंने बहुत कुछ कमाया, मतलब जी, जो हम खपड़े के बिल्कुल छूता हुआ घर में रहते थे, आज मेरा बहुत बड़ा आलीशान मकान है और बहुत कुछ कमा, बैलगाड़ी में चलता था। तो ये हवाई जहाज वगैरह बात नहीं, घर में अभी हमारी 10 गाड़ियां हैं। देखिए, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब अच्छा। हमको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो अभी दूसरों के लिए करने हाँ, की उससे कोई आपके मतलब नहीं है। आपके हाँ, आपके मैं विचार हैं। अपने लड़के को बोल दिया तुम अपना जो संभालो, बिजनेस वगैरह तुम करो, मैं तो सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई में रहूंगा। सोशल वेलफेयर। हाँ, जी, जी, सोशल जी, वेलफेयर। जी, जी, जी। एक चीज अगर कैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताना चाहता हूँ कि 5000 लड़कियों का मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। आपको इसी पॉइंट पे मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो है, जो आपकी खुद की एक कंपनी भी है, रांची प्राइवेट सिक्योरिटी। रांची सिक्योरिटी प्राइवेट हाँ, लिमिटेड। सॉरी, रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री बेरोजगारी की तकलीफ को हमारे देश से कैसे दूर कर रही है, या क्या इसमें ऐसी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमारी कंट्री से जा रहा है, जा चुका है, और कितने साल लगेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, अनुमानतः। जैसे आप ये मान लीजिए कि 25,000 के करीब सिक्योरिटी एजेंसीज है जी, इंडिया जी, के अंदर। जी, तो ये इन लोगों ने भी अपने ऑफिस में अपने जो एम्प्लॉयमेंट दिया है अपने ऑफिस में, जो उसके जी, ऑफिस वर्कर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो तो है ही है। लेकिन कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हाँ, इंडिया बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो 1 करोड़ के लोग, देखिए ये कि इंडस्ट्री बन गई यार। इसमें एक चीज मैं सोचता हूँ ना कि इसका संबंध जो है ना, जन्म से मृत्यु के उपरांत तक जो होता है, वही स्थिति सिक्योरिटी इंडस्ट्री की है। जी, इंडस्ट्री वाले कहाँ तक समझे हैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैं समझाऊं, देखिए सिक्योरिटी के
सिक्योरिटी की आवश्यकता आज के दिन में जो हो रही है वो ये हो रही है कि जहां आप कहां से शुरू कर रहे हैं उसको जन्म मानिए। मैंने एक जमीन कहीं पर खरीदी, हमको एक फैक्ट्री लगाना है या जो भी करना है, तो वो जमीन कहीं लूट जाए, बाउंड्री, वो सिक्योरिटी गार्ड हमको चाहिए। उस समय हमने फैक्ट्री लगाया, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हमारा बिजनेस पूरा फैल गया, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। किसी कारण वो फैक्ट्री बंद हो गई, सभी चले गए स्टाफ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, चूंकि प्रॉपर्टीज के उसके एसेट्स की देखभाल करेंगे। जी जी जी। उसके बाद में भी खंडहर बन जा रहा है, कुछ मशीन बैठे, तब भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी छोटे बच्चे को, जो मनुष्य जो जन्म लेता है, उससे पहले पंडित की आवश्यकता पड़ती है, जी और जी जी। मरणोपरांत भी वो पिंड के लिए बनारस और गया जाते रहते हैं, तब भी पंडित की आवश्यकता पड़ती है। वही हाल सिक्योरिटी है। क्या बात कही आपने, कुछ अलग ही बात कही, अलग ही अंदाज में कही। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है, ट्राइबल विमेन को ट्रेन भी किया है, तो आप कुछ बता सकते हैं मुझे, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, या आपने अब तक क्या ऐसा अभी भी कुछ है जो करना बाकी है, या अभी आपने शुरू ही किया है और भी अभी रास्ता तय करना बाकी है इस क्षेत्र में? देखिए, ये तो इनको आधी आबादी कही जाती है जी लेकिन एक जो परिप्रेक्ष्य जो था हमें शुरू करने का, जी जब स्किल डेवलपमेंट का वर्क शुरू हुआ, तो मैंने अपने ऑफिस में कहा, भाई मैं तो लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जी। तो सारे स्टाफ मोटा मोटी इंक्लूडिंग मेरा लड़का भी बोला कि नहीं, लड़कियों का कैसे होगा, 2012 की बात है। तो मैं बोला क्यों, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं? तो लड़कियां कर सकती हैं, और हमारे बहुत सारे स्टाफ दूसरे राज्य के थे, जैसे बिहार वगैरह के थे, तो उन लोगों को ये है कि वहां का सोशल सेटअप जो है डिफरेंट है। हमारे यहाँ आदिवासी ज्यादा है, तो आदिवासी ज्यादा है, तो इसमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है। लोग साथ जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब है। तो मैं बोला ये दूंगा मैं। तो थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखिए होता है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई लड़की मिलेगी। आप यकीन मानिए, पहला बैच में ही इतना एडमिशन हो गया। फिर हम लोग को तो, मैं तो 2014 में तो एक एक 100 लड़की एक एक बार में हम बेंगलोर भेजा करते थे ट्रेंड करके, और ऐसा हमने ट्रेनिंग दी है कि लाइन कतार लगी रहती थी, और उनकी एफिशिएंसी आप सोच नहीं सकती। जैसे उनकी एफिशिएंसी को लेकर भी कुछ किस्से हैं आपके, हाँ, बताइए। उनको बहुत काफी अवार्ड्स मिलते हैं, गोल्डन बिल्कुल। गार्ड जैसा अवार्ड भी मिला है जी एक जी ट्रेनी जी को, उसके बारे में बताइए। आप उनके अंदर ऐसी कौन सी, क्योंकि आप पीएचडी हैं स्किल डेवलपमेंट में सर, तो आप उनमें ऐसी कौन सी स्किल डालते हैं, उन्हें क्या सिखाते हैं कि वो ऐसी बन जाती है? देखिए, जैसे पहला तो हम लोग ये सिखलाते हैं, फिजिकल वगैरह जो होता है, मेंटली ये सिखलाते हैं कि जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड के क्या गुण होने चाहिए। जी जी जी। ऐसा इन लोगों ने, कोई जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी वो चीज नहीं है, लेकिन आप मैनेजमेंट अगर जानते हैं कि एक सेल्समैन का क्या गुण होना चाहिए, वो सब होता है छोटी छोटी चीज। जी जी जी। तो मैं अपने से ड्राफ्ट कर लिया हूँ कि ये गुण होना चाहिए। अच्छा। तो उसमें है कि अपने काम के प्रति इतना वफादार हो कि हिलो नहीं। फेथफुलनेस। हाँ, और चूंकि ट्राइबल हैं तो दे आर वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। मैंने ये एक बात है कि मोस्टली ट्राइबल्स जो हम ट्रेनिंग देते हैं, 80% ट्राइबल लड़कियां हैं। जी जी जी। तो उनको अगर सिखा दे कि नहीं ये करना है तो करना है। वैसे ही हुआ, जिंदल में एक लड़की काम कर रही थी, वो उसको लेटर ऑफ अप्रिशिएशन बहुत बड़ा कंपनी से इनाम भी मिला, मैंने कैप्सी को दे दिया है। ये लड़की कई ट्रक पकड़ी, एक ट्रक नहीं। अच्छा। जो फोर्जरी करके स्टील निकाल जो रहे थे, फैब्रिकेटेड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स था। जी जी जी। इसको कैसे भनक लगे कि नहीं ये गलत है, जाने नहीं थी। मतलब रुको, नहीं, इसके साथ माइन हैंडलिंग की कोशिश की, ड्राइवर वगैरह ने नहीं मानी, नहीं मानी। बहुत अच्छा। पीछा, वो लिखा हुआ है उनके लेटर ऑफ अप्रिशिएशन में। मैं तो ढूंढ रहा था, वो लड़की को दे दिया था। ये इधर भी जज्बा उनमें आप ही ने डाला, या हाँ आपके जिस तरह से हाँ आप उन्हें ट्रेन करते हैं? हाँ हाँ, तो वो सारी लड़कियां, और देखिए अवार्ड की तो सीमा नहीं रही। कुछ लड़कियों को हम लोग एसएमओ ट्रेड में सिखलाते हैं, जी यानी जी जी। सेविंग मशीन ऑपरेटर। जी तो जी ये मशीन नहीं होती, पावर्ड मशीन होती है। जी। तो हिम्मत सिंह का नाम की एक कंपनी है बहुत बड़ी, हासन में। 3000 खाली लड़कियां काम करती हैं वहाँ। जी जी जी। तो उन लोगों को कैसे टाटा, ये जो न्यू विस्टा जो बनाए हैं पार्लियामेंट, जी टाटा ने बनाया है। जी। टाटा ने उनको सीट की ये जो कपड़े हैं ना,
ये बनाने के लिए हिम्मत सिंह को ऑर्डर दिया, क्योंकि हिम्मत सिंह को पता है कि इंडिया में कौन कैसे क्वालिटी का बनाए, वो 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी वो लोग बनाते हैं। तो दिया, उसमें इन लोगों ने 30 लड़कियों को चुना कपड़े बनाने के लिए। उसमें 30 में से हमारी कंपनी के, हमारे ट्रेनिंग सेंटर के 15 लड़कियां था जिनको अवार्ड मिला फॉर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग सीट क्लॉथ ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा लोकसभा दोनों के अलग अलग कलर हैं, और कंपनी ने हमको मेल में भेजा, मेरे में तो मेल में भी होगा, बाहर करा देंगे। मैं खुश गदगद सलग, ये सब काम हो रहा है हमारे। एक और बड़ा खूबसूरत सा वाकया है कि भाई जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो आपके ट्रेनिंग सेंटर में भी आई थी और उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी बातें बोली हैं। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? इतनी बड़ी बात है ये किसी भी इंसान के लिए। जी। तो इतने बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट्स के बाद आपको कैसा लगता है? देखिए, सचमुच आपने ये सवाल पूछा, मैं भी बहुत कुछ कहते शायद भूल जाता। मैडम के साथ में इनके विचारों से मैं प्रभावित था, और कई कार्यक्रम इनके साथ हमने किए जी। कारगिल विजय दिवस मना था, ऐसे ही कार्यक्रम फौजियों के लिए। जी। एक बार हमने बुला के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव को बुलाया अपने ऑफिस में और इनके राजभवन ले गया, वहां हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ। और ये एक्सर्विसमेन लोगों के लिए बहुत मानती थी, और इन्हीं का थोड़ा योगदान है कि वो आश्रम बन पाया जी। तो उन्होंने आपकी तारीफ में भी काफी कुछ कहा। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा तब? कैसा तो मैं बगल में देखिए, मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके ठीक सटा हुआ एडजेसेंट एक बहुत बड़ा मैंने मंदिर भी बनवाया। ये भी सोशल वेलफेयर का बहुत बड़ा एक नमूना है। जी। उसका अभी इम्पैक्ट मैं समझ रहा हूँ। जी। तो वहाँ मैडम को लाया गया, पहले वहां घुसी, पूजा की, पूजा करने के बाद निकलने के बाद में हमारी वो लड़कियां थी, उनके साथ इंटरेक्शन की। हम कुछ लड़कियों को हम लोग बुला रखे थे, क्योंकि कोविड के ठीक बाद 2021 की बात है। जी। तो कुछ लड़कियां आ गई थी, कहाँ काम करती हो? बेंगलोर में करती हो, कितना पैसा मिलता है? इतना मिलता है। वो इतनी प्रभावित हो गई जब अपने भाषण में वो बोलने लगी कि हमने मंदिरों में भगवान माने का रूप मूर्तियों के रूप में देखा है, जो एक आया हेडलाइन दूसरे दिन न्यूज़पेपर में। तो मैं उसे एक्चुअली शर्मा आ गया, बोली वो महामहिम बोल रही है, लेकिन ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, गरीब ग्रामीण बच्चों को यहाँ लाकर, विशेषकर लड़कियों को, युवतियों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दे रही है। वो लड़कियां इतनी अच्छी अपने पैरों पे आज खड़ी हैं, आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं। इनको देख के मुझे लगता है कि इन्हीं में मैं साक्षात भगवान का रूप देखता हूँ, या भगवान के रूप से ये कम नहीं है। हम तो वहीं बैठे हुए थे, हमको ना थोड़ा ऐसा लगा कि अतिशयोक्ति हो गई है, लेकिन ये फैक्ट है। जी। तो ये मुझे आज भी छू गया। आज भी मैं बोलता हूँ, तो एक दो दोस्त मेरे को बोलते हैं, अरे भगवान किधर है? क्या खूब कही सर। वैसे आपके हिसाब से असली एम्पावरमेंट होती क्या है? क्या होता है किसी भी नारी को या किसी भी इंसान को एम्पावर करना? चलिए नारियों की खाली बात नहीं करते, एम्पावरमेंट आपके हिसाब से क्या होती है? देखिए, एम्पावरमेंट अंदर की शक्ति जो होती है, एम्पावरमेंट का मतलब यह कि रुपये पैसे सब दे दिए, कुछ नहीं। इनर पावर जो है, विल पावर या कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, उनका मनोबल अगर वो बढ़े, तो बढ़ता कैसे? आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हो जाए, विशेषकर महिला। क्यों? क्योंकि कल तक तो वो फील्ड में कमाती नहीं थी, वो घर का काम करके, कुछ क्षेत्रों में ये होता है, जैसे मान लीजिए मेघालय गए, उत्तर पूर्व में हम देखते हैं कि महिलाएं काम करके लाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी पुरुष प्रधान ही समाज है। उसमें महिलाओं को जो अपने पैरों पे खड़े कर देते हैं, तो उससे सब कुछ होता है, क्योंकि वो नशापान नहीं करते, वो फालतू के इधर उधर कोई पैसे वेस्ट नहीं करते। जो अगर वो सुरक्षित रखते हैं, जो बचत करते हैं, वो अपने घरों को देते हैं, बहनों को पढ़ाते हैं, भाइयों को देते हैं, मदद करते हैं, पिताजी को खेती में मदद करते हैं। मतलब ये एक साथ बहुत सारा कुछ हो जाता है, और वो इतने सिंसियर होती है। मैंने मेन है उनकी सिंसियरिटी। जी। मेन है कि ऑनेस्टी,
जी जी जी। तो ये आत्मनिर्भर का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आत्म जब बोलते हैं तो वो खुद में, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। अब जो कल के दिन में बाप किसी लड़के से शादी करना चाहता था, आज वो भी सोचेगा मेरी लड़की तो 20,000 रुपये काम कर रही है, कल के दिन में तो कुछ नहीं थे, इसको ले जाओ, जी 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 जी। लेकिन आज तो ये काम कर रही है। तो ये जो काम कर रही है, तो उसका जो उसका मनोबल है वो अलग है। उसको अच्छा चेहरे में रौनक आ जाती है, जी जी जी। मुस्कुराहट हमेशा रहती है, पहचानना मुश्किल हो वही जाता है। भाव वो अपने घर भी लेकर जाते हैं हाँ और यार, एक तरह का अच्छा माहौल बन जाता माहौल है माहौल और वो तो लोगों को भी प्रेरित करती है वो चीज। जैसे पहले बिल्कुल। जमाने में देखिए, गाँव में आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता था, अगर गाँव में कोई 2-4 लोग जो फौज में होते थे, वही एक स्रोत थे। जी जी जो जी छुट्टी आते थे, भले उनको 100-150 रुपया उस समय वेतन मिलता था, जी जी जी। लेकिन जब घर आते थे तो वही एक स्रोत होता था। लेकिन आज ये लड़की लोग आती है तो उसके पिताजी वही कि आ रही है। अच्छा, और मैं एक बता दूं इसमें, थोड़ा इतना स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनी है कि सर ओटी हम कमा लेंगे सर 1 महीना, लेकिन लौटेंगे छुट्टी में तो फ्लाइट से। क्या बात है। क्या तो सर आपने प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री से आप 35 सालों से जुड़े हुए हैं, आपने ट्रेनिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, विमेन ओनली ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले जिसके बारे में भी आपने हमें इतना बताया। तो आपको क्या लगता है अभी पीएसआई में किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्या माइंडसेट होना चाहिए? किस तरह के बदलाव की अभी जरूरत है प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में? देखिए, इंडस्ट्री वाले को कंपल्सन है कि कुछ रूल रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो माने, तो उसके चक्कर में वो पिस जाते हैं, फंस जाते हैं। एक तो मैं कहूंगा जरूर कि सारे पीएसआई वाले, चूंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करना है उनको, तो ट्रेनिंग दे, वो लीगली भी दे आर बाउंड टू ट्रेन ईच एंड एवरी गार्ड, तो वो तो करे ही करे। जी जी जी। उसके बारे में तो मैं कहूंगा, लेकिन इस इंडस्ट्री को सुधारने के लिए हम कहेंगे कि जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है पसारा लाइसेंस का, जी। वो अभी भी जैसे थे वैसे ही है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन मॉडल रूल्स जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वैसे ही हैं। मेरा ट्रेनिंग सेंटर होने के कारण मुझसे लोग, कुछ एजेंसी वाले एमओयू कराते हैं, जी जी क्योंकि जी। उनका ट्रेनिंग सेंटर होता नहीं है, जी। तो आपके ट्रेनिंग सेंटर में हम कराएंगे, इसलिए वो दे दीजिए, तो उनका लाइसेंस मिलेगा, उसी के लिए रुका हुआ है। 2021 के बाद, आज 5 साल के बाद में एक महिला कल ही आई हमारे ऑफिस में, उनको मैंने 5 साल पहले एमओयू साइन करके दिया था कि आपको लाइसेंस मिले, 5 साल में उनको लाइसेंस नहीं मिला। और एक बात आश्चर्य कीजिएगा, जैसे मैंने आपको कहा पहले कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ भी एम्प्लॉयमेंट देता था, तो उसके पास भी लाइसेंस था, लेकिन जब रिन्यूअल के लिए मैं डाला तो किसी कारण से मेरा एक और जो प्रेसिडेंट थे, ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सेक्रेटरी हूं तो कोई प्रेसिडेंट है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ हो गया, नहीं हुआ, होते होते बहुत हो गया, तो मैं अभी सरकार पर ही करीब करीब 10 साल बाद उसको केस कर दिया हूँ हाईकोर्ट में। अब वो ढूंढ रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करा के भेजिए। मैं क्यों कराऊं, मैं तो दे दिया था, आपने क्यों नहीं दिया? जबकि सारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध होते थे। तो किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है आपके हिसाब रिफॉर्म्स से? ये है कि जैसे गन लाइसेंस के लिए रिन्यूअल होता है, जी। बिल्कुल वो प्रोसीजर होना चाहिए। और इसमें कैप्सी का कोई योगदान है या आप उनके साथ काम कैप्सी करके कुछ? कैप्सी ने बहुत मेहनत की, जी जी जी। लेकिन ऑनलाइन प्रोसीजर है, लेकिन ये जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन करे बस, अच्छा। जो हो सकता है। जी 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 जी। ये सीसीटीएन एक प्रोसीजर है, जिसे कोई भी व्यक्ति, ये फला फला आदमी उसके आधार कार्ड पर देख सकता है कि ये कहीं कोई क्रिमिनल है या नहीं है, जी। इसके विरुद्ध कोई केस भारतवर्ष में किसी थाने में दर्ज है या नहीं। 99 पॉइंट पुलिस स्टेशन सर मतलब वेरिफिकेशन चेक्स होने चाहिए। वेरिफिकेशन हो जाएगा तो घूस लेके करते हैं, बिना घूस के करते ही नहीं है। मेरा एक सुझाव इसमें ये होगा जी। होम डिपार्टमेंट्स को, जी। कि वो जो एमओयू जिनके साथ है वो जी। एक के साथ नहीं है, कईयों के साथ है। जी जी। एक का लाइसेंस को अप्रूव करने के लिए उन्होंने उसको
भी अप्रूवल दे दिया कि ये ट्रेनिंग सेंटर जो है इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसी ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा दूसरे एजेंसीज को एमओयू देने पर या उनके साथ एमओयू साइन करने पर उसका फिर उस सेंटर को वेरिफिकेशन करने के लिए ना भेजें, बिकॉज वो रिकॉर्ड उन्हीं की बात है। तो इससे 6 महीने से ज्यादा का समय तो यूं ही बच जाए। अच्छा, ठीक है सर एक अब अलग बात करना चाहूंगी आपसे। कोविड बहुत बहुत डिफिकल्ट रहा है हमारे पूरे देश के लिए, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी एक ऐसी एसेंशियल सर्विस बन गई थी। उस दौरान आपने कैसे मदद की लोगों की कोविड के दौरान? बहुत अच्छा सवाल है, और लगता है कभी कभी ईश्वर जो है ना ये एक अवसर देता है। हमारा तो मंदिर है, और ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है श्रीधर ज्ञान संस्थान। अच्छा। श्रीधर मेरे पिताजी का नाम है, उन्हीं के नाम से श्रीधर ज्ञान संस्थान। लेकिन मंदिर भी बगल में है, तो मंदिर के जितने क्रियाकलाप जो कल्याणकारी क्रियाकलाप होते हैं, तो उसका नाम हमने रखा है श्रीधर सेवा संस्थान। अच्छा। वो है। जी। तो कोविड के समय में सेवा करने का भाव मिल गया। अब ऐसा सही हो गया है कि गुमला के डिप्टी कमिश्नर मुझे फोन करते हैं कि देखिए एक ट्रेनिंग सेंटर आपका जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है उसको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, क्वारंटाइन सेंटर। हाँ। जी। तो हम थोड़ी देर के लिए तो हिचकिए, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर को बना देंगे। हालांकि ट्रेनिंग नहीं चल रहा है क्योंकि कोविड के कारण खाली है। तो मैंने सर चाबी उसकी नहीं है मेरे पास, तो चाबी नहीं तो तोड़ देंगे, आखिर डिप्टी कमिश्नर है ना। तो मैं बोला अच्छा मैं किसी को बोल देता हूँ, किसी बात चाबी होगी खोल लेंगे। डीसी खुद गए वहां और उसको खुलवा के सब कुछ देखा, और आपका मेस वगैरह को बुलाइए, खाना जो बनाता है। तो मैं बोला पता नहीं कोविड में कहाँ होगा, आएगा कि नहीं। तो उसके बाद में हम लोगों ने उसको कोविड सेंटर, बेड वगैरह थे, ये हॉस्टल वगैरह थे, वो सारी चीजें थी। अब खाने का क्या, तो लोकल वीडियो जो है हर बार हम ही को फोन करे कि आज अभी 50 रात को पहुंच गए, 8 बजे पहुंचे थे। कैसे? वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में था। तो इधर मुंबई की तरफ से जितने जो बिहार वगैरह जा रहे थे, कितने लोगों की मदद की आपने? ये हजारों में। कोई मतलब उसका कोई नंबर नहीं है? नंबर नहीं, आते जा रहे थे और मदद करते जा रहे थे। रात भर रुक रहे हैं, खाना दे रहे हैं, फिर आगे बढ़े जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन खाना हम ही लोग दे रहे हैं। और कुछ का सब चेकिंग हो रही है, वहां पर डॉक्टर भी हैं, सभी हैं। तो लेकिन ये है कि आपको ये बता दो, जैसे देने वाला कोई और होता है। बिल्कुल। तो गुमला के जितने मारवाड़ी समाज थे या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाले जो थे, जी, उन लोगों ने स्वतः गाड़ी में मंदिर में चावल, दाल, तेल, आटा सब पहुंचा देते थे। उनको पता चल गया क्या देना है, तो उन लोगों ने भी सोचा यही एक अवसर है, तो कोविड में निकल के बांट नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पहुंचा देते जी। इतना बांटे, उसके बाद भी मंदिर में बहुत बच गया। क्या बात है, सही में बहुत अच्छा लगा सुन के। सर अब बहुत अच्छी हमारी ये जा रही है गुफ्तगू, लेकिन एक मजबूरी होती है हमारी, हमें समय पे खत्म भी करना होता है अपना प्रोग्राम। तो एक रैपिड फायर राउंड है, आपने मुझे एक लाइन या एक वर्ड में एक सवाल का जवाब देना है, ठीक है सर? जी। तो बताइए एक ऐसा कोट, आपका फेवरेट कोट क्या है? फेवरेट कोट? हाँ, कोई एक लाइन, कोई। देखिए गीता का सार ही मेरा है, बताइए। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। आज जो तुम है, कल तुम्हारे पास जो भी है, कल किसी का था और कल किसी का हो जाएगा। इस कोट को मैं फॉलो करता हूँ और एकदम मस्ती में रहता हूँ। क्या बात है सर। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो और आपको अब तक वो याद हो? देखिए मैं तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा मेरे द्वारा जो गरीब ग्रामीण लड़कियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है जी, और नौकरियां जो दी जा रही हैं, उन्होंने क्या कहा? उसके लिए मेरे बारे में जो कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उसी में भगवान का रूप मुझे दिखता है। क्या बात है सर। अब आप व्हाट कीप्स यू गोइंग? क्या आपका अब तक जो आप अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी सेवा भाव के साथ लोगों की मदद भी करते हैं, तो क्या प्रेरणा है आपकी अभी?
अभी भी वही है, वही जज्बा क्या है? मोटिव, वही जज्बा है और उसी तरह चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब क्या तक मोटिवेशन है? वही परोपकार करो, लोगों का कल्याण परोपकार। करो, जी इसके जी सिवा जी। कुछ नहीं। और आपका सक्सेस मंत्र क्या है? दूसरों का सुख मैं ज्यादा खुश होता हूँ, सुखी होता हूँ, यही मुझे लगता है कि मेरा मंत्र है। अगर दूसरों को मैं खुश कर दूं तो आई एम हैप्पी। वेरी लेट नाइस। इट बी एनीथिंग। So his happiness एक lies in the happiness of his the community. यस सर, Absolutely. क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया हूँ, पहली बार मेरे को ढूंढ निकाला उन्होंने, और हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जा रहे हैं। जी। 20 से 22 तक अधिवेशन है, तो उसके लिए भी मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करके झारखंड से ले जा रहा हूँ। और राष्ट्रीय एकता, इसको मैं बहुत महान समझता हूँ। देशभक्ति, देश के लिए कुछ भी, और हमारे जो पौराणिक रीति रिवाज, संस्कृति, उसको मेंटेन करना मैं चाहता हूँ आज के दिन में। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए स्टॉलवर्ट के साथ, एक नई लाइफ जर्नी के साथ, एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।